तो ये क्रोमोजोमल थ्योरी हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। ये दिए थे कौन? भाई सैडन बोबरी जी दिए थे। और इन्होंने इसमें बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि जो 1865 में जो 1857 से लेकर 1863 तक जो वर्क किए थे मेंडल साहब, उसी को 1865 में वो पब्लिश करना चाह रहे थे। तो वो पब्लिश नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? डेट इज द मेनी रीजन्स। मेनी रीजन करने का मतलब कि वो मैथमेटिकल फार्मूला दे रहे थे, जिसके कारण बायोलॉजिस्ट लोग थे। अभी हम लोग इसको पढ़ लिए थे आगे तक, ठीक है। और कोई कारणवश रिकॉर्डिंग नहीं रहा, तो उसको हम लोग फिर से बता देते हैं, पूरा को रिकॉग्नाइज करके बता देते हैं, फिर रीडिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो 1863 उस समय नहीं हुआ पाया, तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे जो मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो उसी को 1900 ईस्वी में जितने सारे चीज़ थे, डिमेरिट थे, या जो भी चीज़ को एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ था, ये जो भी एक्सप्लेन कर दिए थे, उसको ये फिर से क्या करने वाले थे? उसी चीज़ को अच्छे से सब लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। क्योंकि मेंडल साहब सब चीज़ करके धर दिए थे, लेकिन उसको पब्लिश नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। उसी को बारे में बताने की वजह से मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ द इनहेरिटेंस इन द कैरेक्टर 1865, बट द सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन के कारण इट अनरिकॉग्नाइज, उतना जितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था, जितना पहचान बनना चाहिए था, उतना पहचान नहीं बन पाया। तो 1900 शताब्दी में फर्स्टली कम्युनिकेशंस वाज नॉट ईजी। उसको पर बात करना, उसको पर चर्चा करना कोई इतना आसान काम भी नहीं था, समझे बात को। इन दोज डेज 19वीं शताब्दी की बात कर रही है, 1900 ईस्वी की बात कर रही है, उतना आसान नहीं था। हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, और वो वाइडली पब्लिश्ड भी नहीं हो पाए थे। कोई पूछ देगा कि क्यों नहीं पब्लिश्ड हो पाया था? इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय मीडिया नहीं था, प्रिंट नहीं था, कुछ उतना चीज बताने वाले नहीं थे, ठीक है। सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन्स, जीन्स आर नॉट फैक्टर्स। जीन्स को ही उन्होंने मेंडल साहब क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। एट द स्टेबल एंड डिस्क्रीट द यूनिट ऑफ द कंट्रोल बाय द हिज एक्सप्रेशन बाय द ट्रेथ। और उन्होंने बता दिया था कि अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट करके वो कंट्रोल कर रहे थे, वो उतने सारे एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल कैसे कर रहे थे? तो टेस्ट क्रॉस से कर रहे थे, डिस्क्रीट सिग्रेशन मेथड से कर रहे थे, क्या एंड ऑफ दिस द पेयर ऑफ द एलील्स, और उसको अलग अलग कर दे रहे थे। जैसे ये ट्रेड्स है, ये क्या है? ये ट्रेड्स है, और इसी को हम लोग अलग अलग करते हैं, इसी को हम अलग अलग कर दें तो क्या हो गया? अलील्स हो गए। और द पेयर ऑफ द एलील्स बीच डू नॉट ब्लीड नहीं करते थे। ब्लीड नहीं करने का कहने का मतलब क्या कि यदि जो ये कैपिटल टी है तो वो अपना कैरेक्टर दिखाएगा। अपना कैरेक्टर दिखाने का मतलब जैसे टॉल दिखाना तो टॉल दिखाएगा, स्मॉल टी डार्क दिखाना तो डार्क दिखाएगा। विथ ईच अदर was not accepted is the contemporaries as an the explanation of the apparently continuation variation in the natures। और इसको उन्होंने मतलब कि कॉन्टेम्पेरोरी करने का मतलब ना कि वो हर हमेशा के लिए फिक्स नहीं कर पा रहे थे, हर हमेशा के लिए बता के एक्सप्लेनेशन करके वो नहीं समझा पा रहे थे लोगों को। क्यों नहीं समझा पा रहे थे? इसलिए नहीं समझा पा रहे थे क्योंकि वो मैथमेटिकली था, जो कि आधा से ज़्यादा आदमी के समझ में नहीं आ रहा था, पहली बात। दूसरी बात कि कोई बायोलॉजिकल जो भी थे नेचर में, वो कंटिन्यूसली वेरिएशन भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि वेरिएशन तो प्रकृति का नेचर है, जिस कारण भी नहीं ये एक्सेप्ट किया जा रहा था, ठीक है। मेंडल थर्ड क्या था? तीसरा रीजन क्या था कि मेंडल अप्रोच द मैथमेटिकल टूल्स। तीसरा ये था कि बायोलॉजी मैथमेटिकली था। और चौथा फिनोमिना ये था कि कोई भी साइंटिस्ट उसको बायोलॉजिस्ट वाला, उस समय बायोलॉजिस्ट थे, उस समय वो भी नहीं मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। could not provided by any physically proof for the existence of a factor or is said to the vary। क्या कह रहा है कि he could not provide, वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, वो नहीं अति कर पा रहे, प्रोवाइड करवाते, क्या नहीं प्रोवाइड? फिजिकली प्रूफ एग्जिस्टेंस फॉर द फैक्टर और से द इट्स द, उन्होंने ये बता ही नहीं पा रहे थे मेंडल साहब। क्यों नहीं बता पा रहे थे? उस समय बहुत सारे रीजन चल रहे थे ना, जिसके कारण उस समय ऐसे भी इंडिया 1800 की बात हो रही, 1900 की बात हो रही, तो इंडिया तो ऐसे भी आज़ाद नहीं था उस समय, है ना। इस तरीके से मान के चल सकता। इंडिया के थोड़े थे वो। अच्छा, ये भी बात है कि वो इंडिया के थे भी नहीं, ये भी बात सही है। कहाँ के थे वो? देख लीजिएगा, और इंडिया का होगा तो अलग बात है, लेकिन वो पता नहीं कि कहाँ के होता। सडन बोवरी आज, चलिए छोड़िए। ये 1903 साइंटिस्ट जो मेंडल साहब दिए थे, उसी को 1900 शताब्दी में कौन कौन? डिवेरिस, यानी कि डिवेरिस, कोरियंस एंड बॉन टी मार्क, ये तीनों मिलके कौन?
ये तीनों मिलके डिवरिश, कोरियंस एंड बॉन टी मार्क, इन्होंने क्या किया कि जो मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट का उनको क्रेडिट नहीं मिला, ये तीनों साइंटिस्ट इतना ईमानदार थे कि उन्हीं का थ्योरी का एक्सप्लेन किया और इन्होंने अपना क्रेडिट नहीं लिया, इन्होंने क्रेडिट किनको दिलवाया, मेंडल साहब को दिलवाया। ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा होना चाहिए कि जिनके ये नहीं कि ये बहुत अच्छा काम किया, मतलब करने का मतलब उन्हीं का चीज़ को जो बताया हुआ था उन्हीं को पब्लिश करने में, लोग तक जाके पहुंचाने में मदद की है, सब तक पहुंचाएं, सबको बताएं कि ये मैं नहीं खोज किया हूँ, ये खोज करके वो चले गए हैं। कौन? मेंडल साहब। तो कौन कौन ये साइंटिस्ट का नाम बहुत एग्जाम में आता है, बहुत एग्जाम में आता है। तीनों साइंटिस्ट का नाम बताइए जो कि साढ़े तीन थ्योरी का नाम बताइए जो मेंडल साहब का थ्योरी का फिर से एक्सप्लेन किया था, री एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये तीनों का नाम याद है, कौन कौन? डिवेरिस, इनको नाम और कुछ है जी, डिवेरिस, कोरियंस एंड बॉन टी मार्क। इसे हमको देखे हुए करेंगे, वो तो मिलेगा तो उसमें। चलिए, इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड, देखिए क्या किया गया था, रीडिस्कवर्ड किया गया, किसका? मेंडल का रिजल्ट था उसी का, ऑन द इनहेरिटेंस कैरेक्टर। Also by the time due to the advancement in the microscopy के through that were the taking place, scientists were able to carefully observe the cell division। इन्होंने लिया, साइंटिस्ट ने इन्होंने लिया और केयरफुली क्या करवाया? सेल डिवीजन करवाया, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये भी थे तो ऐसा भी नहीं थे कि इन लोग अपना कुछ दिए ही नहीं थे, कुछ कुछ अपना दिमाग लगाए हुए तभी ना उसको एक्सप्लेनेशन कर। जैसे हमने थ्योरी पढ़ लिया कि एप्पल इज वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, तो कैसे कोई खाएगा, कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट को ठीक करवाइएगा तभी ना माना जाएगा कि हाँ एप्पल सच में लाभदायक है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी उस थ्योरी को पढ़ा, समझा और उसको इन्होंने अपने से एक्सपेरिमेंट करके देखने का प्रयास किया और उसी एक्सपेरिमेंट को ले जाके लोगों तक जाके समझाने का प्रयास किया। उसमें कुछ कुछ आ गया था, फैसिलिटी भी मिल गया था। 1900 ईस्वी आधा तो जानते हो कि उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें बहुत तेज़ी से विकसित हुआ था। चलिए, तो ये बात करते हैं, दिस लेड टू द डिस्कवर ऑफ द स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, दिस लेड टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, और इन्होंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को अपीयर किया एंड डबल क्या करा, दिस लेड दिस लेड टू द डिस्कवर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, समझे। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर को क्या किया सर? डिस्कवरी किया, खोजा, कैसे? सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग को मदद लेके, ठीक है। दैट अपीयर्ड टू डबल एंड द डिवाइड जस्ट बिफोर द ईच सेल डिविजन्स। वो क्या कह रहा था कि ये प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद ये जो न्यूक्लियस है वो क्या कहा जा रहा था? डिवाइड कर जा रहा था। प्रत्येक सेल डिवीजन के बाद न्यूक्लियस क्या कहा जा रहा था सर? डिवाइड कर जा रहा था। देयर वेयर कॉल्ड क्रोमोजोम्स, और उसी को हम लोग क्रोमोजोम्स भी कह रहे थे। कलर वर्ड इज, कैसे समझाया, इतना डिफिकल्ट रहता है ना एनसीईआरटी क्लाइंट, बहुत मुश्किल होता है। कलर्ड वर्ड इज एज दे वेयर द विजुलाइज बाय द स्टेनिंग्स, और कलर वर्ड स्टेनिंग के द्वारा, स्टेनिंग समझ रहा ना, जो स्टार्च को हम लोग 9th 10th में यूज करते थे कलर पहचानने के लिए स्टार्च का, उसी को क्वेश्चन निकाला। बाय द 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। 1902 में क्रोमोसोम्स का मूवमेंट था जो कि ड्यूरिंग हैड बीन द वर्क करने लगा। वाल्टर सडन एंड थियोडर बोबरी, ये दो वो थे। सडन बोबरी जो बोले ना, वो दो साइंटिस्ट का नाम है। सडन वाला का पूरा नाम क्या है? वाल्टर सडन एंड थियोडर बोबरी, दो साइंटिस्ट थे। देखिए एंड लगा दिया बीच में, हमको लगा सडन एंड बोबरी, सडन बोबरी हमको लगा एक ही नाम ही है, नहीं। वाल्टर सडन एंड थियोडर बोबरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन्स। जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का था उसी का एकदम सेम टू सेम, यानी पैरेलली जैसे वो वर्क कर रहे थे उसी प्रकार से कौन वर्क कर रहे थे सर? जीन भी वर्क कर रहे थे। क्यों ऐसा वो कर रहा होगा बता सकते हो? इसलिए कर रहा था सर क्योंकि जीन का ही कॉम्बिनेशन से क्रोमोसोम डीएनए बनता है, समझे। और डीएनए के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो एक दूसरे को बिहेवियर तो सेम होगा ही पैरेलली, और
क्रोमोसोम का बिहेवियर जैसा ही सेल का बिहेवियर रहेगा, सेल का बिहेवियर जैसा ही टिश्यू का बिहेवियर रहेगा, टिश्यू का बिहेवियर जैसा ही ऑर्गन का बिहेवियर रहेगा, ऑर्गन का जैसा ऑर्गन सिस्टम का, ऑर्गन सिस्टम जैसा ऑर्गेनिज्म का। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इन्होंने ये चीज़ को समझा, देखा। आर यूज टू द क्रोमोसोम मूवमेंट्स, और क्रोमोसोम को मूवमेंट भी करा के देखा कि यहाँ पे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ, और ये सब को सब एक्सप्लेन कौन कर दिए थे, मेंडल लॉ ही कर दिए थे। टेबल्स क्रोमोसोम मूवमेंट्स, रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम, बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग द माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, देखिए इक्वेशनल डिवीजन और एक और होता है ना, इक्वेशनल डिवीजन और चलिए एक और होता है इक्वेशनल डिवीजन और एक रिडक्शन, हाँ देखिए रिडक्शनल डिवीजन यहाँ पे दिए दिया, एक इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। सेल साइकिल हम लोग अच्छा से पढ़े हैं। इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है कि 2n कन्वर्ट होकर 2n में कन्वर्ट होता है, एक में रिडक्शनल में क्या होता है 2n होता है जो कि nn में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज रिडक्शन। दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन द पेयर्स, और कहा क्या रहा है कि ये क्रोमोसोम होता है जो हमेशा क्या होता है सर, पेयर में, ये जीन्स ऐसे ऐसे होते हैं ना, क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इम्पोर्टेंस थिंग्स टू रिमेंबर आर द क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन द पेयर, वो कहते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको पेयर कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा टू एलील्स आर द जीन्स और द पेयर आर लोकेटेड और द होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे एक क्रोमोसोम ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये यदि जो यहाँ पे कैपिटल टी है, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, तो ये इसको क्या कहते हैं, आप सेल साइकिल में पढ़े होगे, इसको कहते हैं सिस्टर्ड क्रोमैटिड। इसको क्या कहते हैं सर, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और ये देखिए ये अलग क्रोमोसोम का, ये अलग क्रोमोसोम का है, तो ये क्या हो गया सर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या हो गया सर, नॉन क्रोमैटिड। कोई दिक्कत है? अच्छा ये देखो कैपिटल टी दोनों सेम ही है, तो ये होमोलोगस हो गया। ये कौन सा हो गया सर, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, होमोलोगस। ये क्या हो गया सर, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, होमोलोगस हो गया, ठीक है, होमोलोगस। ये लोगस समझ रहे हो ना। ये क्या हो गया सर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे क्या है सर, कैपिटल टी है, तो कैसा हो गया सर, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब इसी को पूरे अच्छी तरीक़ा से सेल साइकिल से पूरा रिवीजन कराने का प्रयास किया। सेल साइकिल में हम लोग जानते थे G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और इंटरफेज और मियोसिस फेज। मियोसिस वाला पार्ट में बच जाता था, कौन कौन बच जाता था, पूरे चारों चल जाते थे, कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलियोफेज, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं G1 G2, मियोसिस 1 मियोसिस 2 और जर्म सेल। तो क्या है सर, ये G1 फेज है, G1 फेज में क्या है, ले लिया गया है, और ये एक को ले लिया गया, ठीक है ना। और G2 फेज में हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाता है, कॉपी हो जाती है, ठीक है, ये कॉपी हो गया, क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, DNA होगा ना, क्रोमोसोम तो कॉपी होता ही नहीं है। 4 क्रोमोसोम्स कैन बी अगर, अच्छा क्रोमोसोम है, तो इसको क्या किया गया है, डबल किया गया, ठीक है, डबल करके फिर क्या किया गया है, इसको ये सेंट्रोमियर है, ये सब क्या है, सेंट्रोमियर से इसको करके तोड़ दिया गया, ठीक है। और एनाफेज में बाहर करेगा, हाँ देखिए एनाफेज में क्या लेके चला गया है, दो क्रोमैटिड्स को ऊपर लेके जाता था, ये 2 क्रोमैटिड्स ऊपर की ओर चला जाएगा, 2 क्रोमैटिड्स नीचे की ओर चला जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो ये ही जर्म सेल का फॉर्मेशन करेगी। जीवन में कितने थे सर, जर्म सेल का मतलब जो इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, तीनों नाम सुने हो ना, दैट इज कॉल्ड जर्म सेल। तो ये G1 फेज में ये है, ये G2 फेज में इसी को डबल कर दिया गया है, और एना फेज में क्या हो जाएगा सर, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और जर्म सेल फिर यही
दोनों का बारे में बताना, क्रोमोसोम का कैसा लक्षण है, कैसा बिहेवियर है, और जीन का कैसा बिहेवियर, कैसा लक्षण है। समझे बात को? आकर्ष बिटवीन द क्रोमोसोम्स ए और बी। तो देखिए ए क्या है सर, क्रोमोसोम का बिहेवियर है, बी क्या है सर, जीन का बिहेवियर। तो आखिर इन पेयर, क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में हो पाया जाता है। तो ये भी जिसे कह रहा है ना कि क्रोमोसोम जीन का दोनों का लक्षण क्या था, बिहेवियर एक ही जैसा था, दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा था। तो देखिए ए भी पेयर में पाया जा रहा है, तो ए भी पेयर में पा रहा है। इट सिग्रीगेट एट द time of the gametes formation such that the only one each of the transmitted to the gamete। अब ये भी एक बार क्या होता है, सिग्रीगेट होता है, अलग अलग होते हैं गैमेट्स। कब? जब फॉर्मेशन करना रहता है, पेयर्स को फॉर्मेशन करना रहता है गैमेट्स में। गैमेट्स में जब फॉर्मेशन करना रहता है तो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, 2n वाला किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एन टाइप के कन्वर्ट होते हैं। उसी प्रकार से ये भी जब सिग्रीगेट करते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन ओनली वन ईच पेयर्स और द ट्रांसमिटेड, ये भी सिग्रीगेट करते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। इंडिपेंडेंट पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पर जो भी लक्षण है वो अपना है, तो इधर वाला अपना है। वन पेयर सिग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू अनदर पेयर, ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जिससे इससे साफ तौर से पता चल रहा है कि ये सब का सब क्या है सर, क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर कुछ कुछ मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, कैन यू टेल which of these column A और B represented the chromosome and which represent the genes। कह रहा क्या क्या तुम कह सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि कॉलम ए और बी का रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्रोमोसोम और जीन का है, और हाउ डिड यू डिसाइड, और कैसे तुम कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये क्रोमोसोम का है, ये जीन का है। तो तुम कह रहे हो कि हाँ, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये क्रोमोसोम और जीन का ही है, जिसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एनाफेज में द टू क्रोमोसोम पेयर्स अलाइन एट द मेटाफेज। हम लोग जानते थे कि जैसे ऐसे रहता था क्रोमोसोम, तो ये एनाफेज में आता था, तो एनाफेज में रहता था तो कैसे होता था, एनाफेज में रहता था तो ये होता था ना, ऐसे रहता था। ऐसा रहता था, तो एनाफेज में इसको क्या हो जाता था, घींच लिया जाता था कि नहीं घींच लिया जाता था, ऐसे करके एनाफेज में ऐसा होता था। तो ये एनाफेज की एनाफेज, तो वही कह रहा है एनाफेज म्योसिस वन में क्या होता था कि क्रोमोसोम क्या हो जाता था सर, अलाइन हो जाता था, किधर की ओर, ये पोल की तरफ, किधर की अलाइन हो जाती थी, एट द मेटाफेज प्लेट ऑफ द इंडिपेंडेंटली ईच अदर। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर टू द क्रोमोसोम ऑफ द 4 डिफरेंट कलर, जैसे कलर इन द लेफ्ट और राइट। अच्छा, कलर से रिप्रेजेंट, इसको हम लोग कलर से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, कब कौन सिस्टर है, कौन नॉन सिस्टर, कौन म्योसिस से आया है, कौन म्योसिस से नहीं आया है, ये सब करके हम लोग कलर से अलग अलग कर सकते थे। तो यही कह रहा है कि एक राइट कॉलम है, एक लेफ्ट कॉलम है। इन द कॉलम इज पॉसिबिलिटी टू द ऑरेंज एंड ग्रीन, ऑरेंज एंड ग्रीन सिग्रीगेट किया गया टुगेदर, बट इट द राइट कॉलम्स टू द पॉसिबिलिटी टू द ऑरेंज ग्रीन सिग्रीगेट टू द रेड। चुपचाप देखिए, ये ऐसे है कि ये है, ले लिया गया है, ठीक है। इसको सिग्रीगेट, इसको हम लोग जब अच्छे तरीके से किया है, म्योसिस वन में ऐसा था, ठीक है। म्योसिस टू में कैसा हो गया, ऐसा हो गया, अलग अलग किया गया, जैसे कि सेम कलर वाला अलग अलग किया गया, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान लगाइएगा कि जो नहीं ठीक है, इस तरीके से किया गया, ठीक है। और इसको बाद फिर से जर्म सेल बनाने का काम किया, जो पीछे वाला था वही काम करने का काम किया, फिर से यहाँ पे भी सेम ही काम करने का काम किया। हाँ, सेम जर्म सेल नहीं बना। तो वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, ये सब छोड़िए, चलिए। ये मक्खी नहीं है, ये ड्रोसोफिला है। ये क्या, मेल और फीमेल। अच्छा हाँ, ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल है, ड्रोसोफिला की ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। सडन एंड बोबरी अर्ज्ड द पेयरिंग ऑफ द सेपरेशंस। इन्होंने बताया कि पेयरिंग होता है जो ही, वही पेयरिंग के रूप में ही वो सेपरेशन होता है, अलग अलग होता है।
पेयर क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सिग्रीगेट ऑफ अ पेयर्स फैक्टर और कैरिड सडन यूनिट द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोम सिग्रीगेशन। सडन क्या किए, यूनिट किए, नॉलेज रखे क्रोमोसोम को सिग्रीगेट करने का विथ द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल द क्रोमोजोमल थ्योरी इनहेरिटेंस। और इसी को उन्होंने दोनों मिलके एक अलग करने का, पेयरिंग करने का, ये सब के बारे में स्टडी किया और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी। क्या कहते हैं कि सडन एंड यूनिटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोजोमल सिग्रीगेशन। सडन का किसी का नॉलेज है सर, तो क्रोमोजोमल को सिग्रीगेट करने का, क्रोमोजोम को अलग करने का, और पेयरिंग सडन एंड बोबरी अर्ज्ड, दोनों अर्ज किए थे, दोनों बहस किए थे किस पे सर, कि पेयरिंग और सेपरेशन पर, कि पेयरिंग में रहेगा कि अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, क्रोमोसोम। तो उन्होंने पता किया कि सिग्रीगेशन ऑफ द पेयर फैक्टर्स, सिग्रीगेशन ही रहेगा, पेयर में है जो कि सिग्रीगेट होगा, अलग अलग होगा, लेकिन उसको कैरेक्टर से भी रहेगा, कहने मतलब सडन एंड द नॉलेज अबाउट द, लेकिन सडन जी का पास नॉलेज था क्रोमोसोम का सिग्रीगेशन का, इसलिए वो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सेपरेशन ही होगा, और उसी के अनुसार से उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दिया गया, ठीक है। Following this synthesis of the idea, experimental verifications of the chromosome theory inheritance, और इसी को जो सडन और बोबरी जी जो किए ना एक्सपेरिमेंटल, उसी को कौन वेरिफिकेशन के लिए किसको दिया गया सर, थॉमसन हंट मॉर्गन को। किनको दिया गया सर, थॉमसन हंट मॉर्गन को। इस चैप्टर से क्वेश्चन किस चीज से आता है रिलेटेड से, तो इस चैप्टर से साइंटिस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर इवोल्यूशन में किससे आता है सर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, होमोलॉगी, एनालॉगी से आता है, और लास्ट वाला जो ह्यूमन वाला पार्ट उससे आता है। लेकिन इस चैप्टर से किससे आता है, तो साइंटिस्ट से ज़्यादा आता है। वो इवोल्यूशन वाला से भी मैच द फ्लोइंग साइंटिस्ट ला सकता है, लेकिन इससे मैच द फ्लोइंग में साइंटिस्ट ला जाएगा, 3-4 को एक साथ साइंटिस्ट का कवर अप करता है। तो किनको दिए सर, थॉमसन हंट मॉर्गन को दिए, ठीक है। एंड हिज कलीग मतलब कि फ्रेंड होते हैं, लेट्स टू डिस्कवरी द बेसिस ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और ये वेरिएशन किस में दिखने को मिला, वेरिएशन किस में दिखा, तो वेरिएशन हो रहा था। वेरिएशन किस में क्रिएट होता है सर, हम लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है, किस में, इसमें, ये सेक्सुअली में नहीं, वेरिएशन किस में क्रिएट होगा, सेक्सुअली वाला में ही क्रिएट होता है। मॉर्गन्स वर्कड विथ द टीनी फ्रूट्स। मॉर्गन किस पे वर्क कर रहे थे सर, टीनी फ्रूट्स पे, छोटे फ्रूट पे, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर्स, which were food very suitable for the such study. They could be grown simple synthesized mediums in the laboratory. क्या किया सर, सिंपल सिंथेसाइज किया मीडियम में, लेबोरेटरी में। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन अबाउट 2 weeks। क्या सर, वो कंप्लीट अपना वीक, उसको कितना अपने कंप्लीट लाइफ साइकिल कितना में कर लेते हैं सर, 2 week में। कितने वीक में, कौन 2 week में कर लेते हैं, ड्रोसोफिला, कौन कर लेते हैं, ड्रोसोफिला कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कि सिंगल मेटिंग से ही हो जाते हैं। सिंगल मेटिंग समझ रहे हो अच्छे तरीके से, सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस टू द लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी। वो सिंगल मेटिंग से ही वो बहुत सारे प्रोजेनी को क्या कर लेते हैं सर, डेवलप कर लेते हैं। आल्सो देयर वेयर द क्लियर डिफरेंशिएशंस ऑफ द सेक्सेस। इसमें एकदम बहुत क्लियर डिफ्रेंशिएशन रहता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है। जैसे ये पता चल रहा है क्या है, ये मेल है, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल एज इट हैज द मेनी टाइप्स ऑफ द हेरिडिटी वेरिएशन एंड कैन बी द सीन इन द लो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। बहुत इसको, ये दोनों को देख कर हम लोग बहुत आसानी से पकड़ लेंगे कौन मेल ड्रोसोफिला है कौन फीमेल ड्रोसोफिला, काफ़ी आसानी से, बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल माइक्रोस्कोप से भी, लो वैल्यू वाला भी माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टॉपिक आता है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, लिंकेज और रिकम्बिनेशन समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, लिंकेज और रिकम्बिनेशन को समझने के लिए। क्या कि देखिए, लिंकेज की बात कर रहे हैं, तो लिंकेज में ऐसे मानिए ना कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, एक्स है, क्रोमोसोम एक्स जीन है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि वाई है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या सर कि ए है,
ठीक है, क्या है ये है, अभी 2 ही कराने देता हूँ। तो जब लिंकेज करेंगे ना, कलम मुँह नहीं रहा सही से, लिंकेज जब करेंगे ना, लिंकेज जब करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है, जो क्रोमोसोम था वो थोड़ा सा नज़दीक में हो जाएगा। देखिए इसको दूरी थोड़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है, इसको देखिए तो थोड़ा सा नज़दीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसी प्रकार से ये भी वाला क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा नज़दीक हो जाएगा। तो ये किसके प्रोसेस होगा सर, ये लिंकेज के प्रोसेस होगा। किसी के प्रोसेस होगा सर, लिंकेज के प्रोसेस होगा। अच्छा, फिर इसी को डुप्लीकेशन बताइए ना सर, डुप्लीकेशन क्या होता है। तो डुप्लीकेशन ये हुआ कि जैसे ये था, ये था, इतना दूरी पर, दूरी भी देखिए मेंटेन ही रहेगा, एक्स है वाई है, एक्स आर है और ये है, ठीक है, ये है। तो इसी को डुप्लीकेट कर जाना, इसी को डुप्लीकेट कर जाना। डुप्लीकेट करने का मतलब क्या सर, देखिए कॉपी बना लिया, इसी को कॉपी बना लिया, इसी को कॉपी बना लिया, समझे। तो ये क्या हो गया सर, डुप्लीकेशन। ये क्या हो गया सर, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। अथी बताइए ना सर, क्रॉसिंग ओवर बताइए ना, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बताता हूँ। किस में बताऊँ, डुप्लीकेशन वाला में कि लिंकेज वाला में, दोनों में बताइए ना, दोनों में बताता हूँ। इसको बताता हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, क्रॉसिंग ओवर बता रहा हूँ। ये बहुत आराम आराम से भी सिखाया जाता है, लेकिन मैं एक ही डायग्राम में चारों को लपेट रहा हूँ। ठीक है, लपेट रहा हूँ मतलब चारों को समझा रहा हूँ। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ होगा कि क्रॉसिंग ओवर करने का मतलब क्या हुआ होगा कि पहले तो ये नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पे ये एक्स है, तो एक्स के जगह पर ये क्रॉस ऐसे कर गया होगा, ये क्रॉस ऐसे कर गया होगा। कहने का मतलब क्या सर कि यहाँ पे ए आ गया होगा, हाँ यहाँ पे ए आ गया होगा, और यहाँ पे बाई है तो क्या आ गया होगा, आर आ गया होगा, आर आ गया होगा। तो ये तो पलट जाएगा, तो पलटना नहीं है, एक ही जिन का क्रॉसिंग ओवर करवाता हूँ। ठीक है ना, एक ही एलियल्स का करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या चला गया, ये चला गया नीचे, इसको बाई ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आर को यहाँ पे आर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों क्या कर गया, क्रॉस को भी कर गया कि नहीं कर गया, कर गया कि नहीं कर गया। अब इसको में करिए ना, इसको में कर सकते हैं, तो इसको में क्या, इसको से कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हो। इसको से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। तो लिखना पड़ेगा, दिमाग लगाइए कि इसको से भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको क्या कर रहे हैं सर, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इज एक स्टेटमेंट में बोलना चाह रहा हूँ कि क्रॉसिंग जीन का डिस्टेंस बिटवीन जीन, ये क्या है सर, एक प्रकार का जीन ही है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्या होगा कि डिस्टेंस टू जीन, इसको बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा। इसका बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसको बीच में उतना क्रॉसिंग ओवर होगा। और जितना दूरी कम हो, जितना दूरी कम होगा उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। देखिए लिंकेज में क्या हो रहा था, नज़दीक ला रहा था, क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा था, दूर दूर वाला हो रहा था। तो जितना दो जीन के बीच में जितना ज़्यादा दूरी, दो जीन के बीच में जितना ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, और दो जीन के बीच में जितना नज़दीकी उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। अब यहाँ पे कितनों को लगता है ना कि इससे फायदा क्या होगा। तो देखिए क्रॉसिंग, अगर हमको क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जैसे हम लोग जान रहे थे, सेल साइकिल में पढ़ रहे थे, तो सुनते नहीं है कि ये नाक मम्मी जैसा है, आँख पापा जैसा है। तो वो कब होता है, क्रॉसिंग ओवर में ही तो वो पास आउट होती है। ठीक है ना, तो क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी है, हाँ जरूरी है, समझे। अब यही चीज़ को अब यहाँ पे इंग्लिश में लिख के वो समझाने का प्रयास कर रहा है, एग्जाम्पल दे के समझाने का प्रयास कर रहा है। और फिर मैपिंग वूपिंग से भी क्वेश्चन आता है, तो उसको अब हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये कि एनसीईआरटी अब क्या कहता है, सॉरी यार, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशंस। तो मॉर्गन्स कैरिड आउट द सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन डाईहाइब्रिड क्रॉस किसको पर किया गया सर, ड्रोसोफिला पर किया गया। तो ये ड्रोसोफिला पर देखा गया, और भी कैसा सर, मोनोहाइब्रिड नहीं, कैसा सर, डाईहाइब्रिड। ठीक है, स्टडी द जीन्स वेयर द सिक्स लिंक्ड, कितने, सॉरी सेक्स लिंक्ड, सिक्स नहीं,
ठीक है। तो मतलब कि एक्स वाई एक्स ओ वाला है जो भी काम करना। द क्रॉसेस वेयर द सिमिलर डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय द मेंडल पी के द्वारा क्रॉस वाला वो कैरिड आउट किया गया। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येल्लो बडी, मॉर्गन हाइब्रिडाइज किया कैसे सर, येल्लो बडी को विथ वाइट आई फीमेल्स एंड ब्राउन बॉडी। क्या कह रहा है कि कैसा कैसा लिख लीजिए, बॉडी कैसा है सर, येलो कलर का है। कैसा है, येलो कलर का। देखिए इससे क्रॉसिंग वगैरह लिंकेज से क्या फायदा है, और बोल रहे थे ना, यहाँ पे और पता चलेगा हम लोग को। बॉडी कैसा है सर, येलो। आई कैसा है, कैसा है, वाइट है। किसका है, फीमेल वाला का है, वैसे नहीं फीमेल वाला मेल बोली। अब ब्राउन बॉडी है, और ब्राउन बॉडी है, इसका बॉडी कैसा है, ब्राउन। ब्राउन बॉडी। और आई कैसा है मेल का, रेड है। देख रहे हो यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे मेल का रेड है आई, और फीमेल का ये है। यहाँ पे बॉडी देखिए क्या है, येलो है, यहाँ पे ये है, ठीक है, येलो बॉडी। इन इन हाँ मेल्स एंड इंटरक्रॉस्ड कर देती है। दे आर द एफ वन प्रोजेनी में इसको क्या किया गया सर, इंटरक्रॉस्ड कर दिया गया। कहने का मतलब क्या कि कुछ कुछ कैरेक्टर को आगे पीछे कर किया होगा। एफ वन प्रोजेनी ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स, उन्होंने ऑब्जर्व किया दो जीन्स को जो कि डिड नॉट सीग्रीगेट, जिसको अलग नहीं किया गया था, इंडिपेंडेंटली नहीं किया गया था। इच द F2 रेशियो इज सिग्निफिकेंटली, ये तो 9:3:1 हम लोग कल ही डायहाइब्रिड क्रॉस वाला में देख चुके हैं। रेशियो था इसमें, कल कहने का मतलब क्या कि इसका पहला पार्ट वाला में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, तो इससे ये देखा गया कि डिड नॉट सिग्रीगेट, नहीं अलग करने पर भी क्रॉसिंग ओवर कराया गया, क्रॉस्ड ओवर कराया गया, तो सब अपने अपने जैसे जैसे कैरेक्टर रखे हुए थे जीन अपने अपने, या एलियल्स जैसे जैसे कैरेक्टर रखे हुए थे, उसी को उन्होंने अपने आप को वहाँ पे क्या किया, शो अप किया। शो अप करने का मतलब कि अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू डेट द जीन्स वेयर द लोकेटेड एट द एक्स क्रोमोसोम्स, ये जो मॉर्गन जो लिए थे और उनको जो ग्रुप के जो भी मेंबर्स थे, वो सब ग्रुप जो जीन लिए थे किसको पे लिए थे, एक्स क्रोमोसोम पे लिए थे। एंड सा द क्विकली डेट व्हेन द टू genes in a in a dihybrid cross situated the same chromosomes and the portions of the parental genes, the combination were much higher than the non-parallel types. Morgan attributed due to the physical associations or linkage, when the two genes are joined to the linkage। यही जो चीज़ अभी हमने लिंकेज वाला जो बताया है ना कि किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, तो एक कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने बताने का प्रयास कर रहा है कि पेरेंटल जीन लिया है और उसको कंबाइन किया गया है किसको से, जो नॉन पेरेंटल थे। एक पेरेंटल जीन्स लिया गया, एक नॉन पेरेंटल को जीन को कंबाइन कराया गया, और नज़दीक रख के जीन्स एलियंस है ना, उसको नज़दीक रख के, तो उससे क्या हो गया, लिंकेज का फॉर्मेशन कर गया, उसी को हम लोग लिंकेज करें। एक पेरेंटल जीन ऐसे ले लिया, एक पेरेंटल जीन्स ले लिया एक्स बाई, एक नॉन पेरेंटल ले लिया बाई जेड, सॉरी ए जेड, ठीक है, इस तरीक़े से ले लिया है। और उसको जब करवाया गया है तो ये फिजिकली एसोसिएशन कर गया, फिजिकली एसोसिएशन, और उसी को जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंकेज कर रहे हैं। वो टू जीन्स आर क्वाइंट, ये दोनों अपने आप में क्वाइंट होंगे, नज़दीक में आ गए, क्वाइंट होने का नज़दीक में आ गए, और वो अपने आप को क्या कर लेंगे सर, लिंकेज का, उसी का लिंकेज कह रहे थे। लिंकेज वही तो कह रहा था, जैसे यहाँ पे भी हम लोग ले रहे थे तो अलग अलग ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, वो फिर भी आ रहा था, और ये तो ले रहे थे वो भी तो नज़दीक में आ रहा था ना, तो उसी को हम लोग लिंकेज कह रहे हैं। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स क्रोमोसोम्स एंड द रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ द जीन क्रोमोसोम्स, द रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप द टू जीन्स वेयर ग्रुप्ड। देखिए इसका है ना यहाँ तक कि एनसीईआरटी के अनुसार से नहीं, इसको हम जो बोलना चाह रहे हैं ना, मैं अपने तरीक़े से इसको समझा देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। तो जिस तरीक़े से ये कैसे समझाया अभी आपको, तो बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया, आपको आया कि नहीं समझ में आया, उसी प्रकार से ये जो भी चीज़ बोल रहा है उसको हम लोग अच्छे से समझा देने का प्रयास करता हूँ। तो लिंकेज का पहले मतलब और अच्छे से समझा देता हूँ कि लिंकेज है क्या। तो लिंकेज
लिंकेज क्या है, लिंकेज क्या है कि टेंडेंसी टू क्लोजली, इसको लक्षण क्या है सर, टेंडेंसी, बोलिए टेंडेंसी, टेंडेंसी हटाइए उसको, टेंडेंसी ऑफ क्लोजली प्लेस्ड जीन टू इनहेरिटी टुगेदर, समझ बात को, उसको एक साथ इनहेरिटी को क्या कर दे सर, एक साथ कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंडेंसी कहते हैं। तो सॉरी, उसी को क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लिंकेज। तो देखिए कंप्लीट, इसको में एक पढ़ना है हम लोग को क्या, कंप्लीट लिंकेज, क्या पढ़ना है सर, COMPLETE, कंप्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, एनसीईआरटी इतना टाइट वर्ड में नहीं लिखा है ना, समझ में नहीं आता। कंप्लीट लिंकेज करने का मतलब क्या, यह किस में होता है, तो वो मेल ड्रोसोफिला में होता है, किस में होता है, मेल ड्रोसोफिला में। अभी हम लोग कुछ देर पहले एनसीईआरटी के डायग्राम में देखे थे, मेल ड्रोसोफिला में होता है, किस में होता है सर, मेल ड्रोसोफिला में होता है। और फीमेल सिल्कवर्म में होता है, किस में होता है सर, फीमेल, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, फीमेल सिल्कवर्म में होते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, और बॉम्बक्स मोरी, बॉम्बक्स मोरी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कब होता है, ये कब होता है, जब इन डाईहाइब्रिड वाला हो कंडीशन, डाईहाइब्रिड कंडीशन हो, डाईहाइब्रिड क्रॉस करे, और पेरेंटल ऐसा स्थिति में जो पेरेंटल होते हैं वो 100% लिंकेज का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है सर, 100%। लेकिन रिकम्बिनेशन कितने होते हैं सर, रिकम्बिनेशन कितने होते हैं, बताइए, रिकम्बिनेशन कितने होते हैं, 0%, ठीक है। और इसको फिनोटाइपिक रेशियो F1 में, वो सब जो ऊपर सब बोल रहा था ना, F1 ये सबका अच्छा से हम लिख देता हूँ। F1 क्या हो गया सर, F1 में क्या हो गया, F1 का फिनोटाइपिक क्या होता है सर, फिनो, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट पूरे अच्छे तरीके से, काफी लिख रहा हूँ बुक आज के, को इसको क्या कर लीजिए, फिनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक रेशियो इसको क्या हो जाएगा, जो पहले हम लोग पढ़ते थे, फिनोटाइपिक क्या हो गया, 3:1 हो गया। और टेस्ट क्रॉस तो हम बार बार बताए हैं आपको कि कुछ ना समझ में आया तो क्या लिख देना है सर, 1:1। टेस्ट क्रॉस होता क्या है, तो प्रोजेनी को अथी कर दीजिए, क्रॉसिंग ओवर कर दीजिए, किससे, रिसेसिव वाला से, ठीक है। यही है कंप्लीट लिंकेज का बारे में। और अब बात करते हैं मेंडल थर्ड लॉ, वहाँ पे मेंडल थर्ड लॉ की भी बात हो रही थी, यहाँ पे मेंडल थर्ड लॉ की बात हो रही है ना, देखिए एक जगह कहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे थर्ड लॉ, चलिए छोड़िए, नहीं हम समझाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, मेंडल थर्ड लॉ था जो कि 2 जीन्स आर सो प्लेस्ड टेक चेंजेस टू क्रॉसिंग ओवर। थर्ड लॉ क्या था, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला था। तो इसमें कह रहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि दूर दूर भी रख सकते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब क्या है कि दूर दूर भी हम लोग रख सकते हैं, कहीं भी रख दें, सब अपने आप को एलियंस को क्या कर देगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देगा। तो उसी के अनुसार से थर्ड लॉ वाला जो बोल रहा था, तो जितना ज़्यादा दूर दूर रहेगा, दूर दूर जितने ज़्यादा रहेगा उतना उसको क्रॉसिंग ओवर बनने का चांस क्या हो जाएगा सर, क्रॉसिंग ओवर का इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, लिख देते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है, LINKG, लिंकेज, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज का, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात किया जा रहा है। इनकम्प्लीट लिंकेज एक्सेप्ट है लॉज ऑफ डोमिनेंस, इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन है सर, लॉज ऑफ डोमिनेंस। कहने का मतलब क्या सर, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ इसका क्या है सर, एक्सेप्शन है,
ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल कौन होगा सर? एग्जाम्पल कौन है? फीमेल ड्रोसोफिला। उसमें क्या था? मेल ड्रोसोफिला। इसमें कौन है सर? ड्रोसोफिला, ठीक है। और कौन एग्जाम्पल है सर? पी और मेज, पी और मेज, ठीक है। इसमें क्या होता था कि टू हैव अ सम डिस्टेंस ड्यू टू द विच क्रॉस echo over the but also then the 50% linkage and 50% ये पेरेंटल और 50%। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि 50% उसको में एक पेरेंटल का कितना था? 100 ना था। इसमें क्या होगा? पेरेंटल क्या हो जाएगा सर? 50% और रिकम्बिनेशन भी कितना हो जाएगा सर? 50%। रिकम्बिनेशन भी कितना हो जाएगा सर? 50%। ऐसे याद रखिएगा। ख़त्म करिए यहाँ तक के, बस ख़त्म। इसी को इसका भी फिनोटाइपिक रेशियो इसमें देखिएगा, देख लीजिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा? फिनोटाइपिक कितना हो जाएगा सर? 1:2:1 हो जाएगा। और जीनोटाइपिक क्या हो जाएगा? जीनोटाइपिक भी वही हो जाएगा, जीनोटाइपिक 1:2:1 ही हो जाएगा। बोलिएगा कोई दिक्कत है? नहीं, यही है लिंकेज के बारे में बाबू, लिंकेज और कम्बिनेशन के बारे में इतना ही है। अब हम लोग इसको, इस डायग्राम को हम लोग किसी वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। जितना बता दिया गया, सबको कुछ नहीं कर रहा, कोई के ज़्यादा दूर पर कर रहा है, कोई के नज़दीक कर दे रहा है, कोई के कम कॉपी कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, उसी को है ये बताया हुआ। इस डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। देखो पोली ऐसे मीनिंग से पता चला, बाई मैंने 2 होता है, ट्राई मैंने 3 होता है, क्वार्टर मैंने 4 होता है। उसी प्रकार से पोली मैंने कुछ होता है, पोली मतलब मेनी होता है, पोली मैंने मेनी। और जेनिक मैंने जीन, पॉलीजेनिक मैंने कहने का मतलब क्या करना ये चाह रहा है कि बहुत सारे जीन, एक जीन करेगा तो कुछ कहेंगे, 2 जीन करेगा तो कुछ कहेंगे, 3 करेंगे, लेकिन यहाँ तो कह रहा पॉलीजेनिक। एक को क्रोमोसोम ऐसा होता है कि 7 वो कैरेक्टर को कैरी करते हैं, एक जीन ऐसे होते हैं जो 4 कैरेक्टर को कैरी करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग माइंडसेट में क्या चल रहा था कि एक जीन का मतलब सर एक क्रोमोसोम करने का मतलब एक कैरेक्टर, एक क्रोमोसोम करने का मतलब एक कैरेक्टर। इसका मतलब तो ये हो गया कि हम लोग पास 23 क्रोमोसोम है, तो 23 कैरेक्टर हम लोग के पास होगा, ऐसा थोड़ी है। एक का क्रोमोसोम मोर देन 1 कैरेक्टर को भी कैरी ऑन करते हैं, हाँ करते हैं, जिसको बारे में यहाँ पे पता आ रहा है। एग्जाम्पल देखे, मेंटल स्टडी द मेनली डिस्क्राइब दो स्टेट्स हैव द डिस्टेंस अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज द फ्लावर कलर। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा है किसका? फ्लावर कलर का। फ्लावर कलर हम लोग कल पढ़े थे, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट में था व्हिच आर आइदर पर्पल, देखिए पर्पल भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, पर्पल या वाइट होते हैं। बट इफ़ यू look around you will find there are the many traits which are not so distinct in their the occurrence and the spread across the gradient. For examples in the humans, एग्जाम्पल के ले रहा है, मानव के बारे में ले रहा है। एक एग्जाम्पल ले लिया किसका? फ्लावर के ले लिया। अब एग्जाम्पल ले रहा मानव, ह्यूमंस के बारे में बता। वी डू नॉट जस्ट हैव टू टॉल और शॉर्ट पीपुल्स टू, देखिए टॉल शॉर्ट कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बात करें, डार्क को यहाँ पे डार्क भी बोल सकते हो। पीपुल शो टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव द होल रेंज पॉसिबिलिटी द हाइट। देखिए अब उसी को क्रोमोसोम होता है, टॉल और शॉर्ट वाला है, तो इस प्रकार से कैरेक्टर किसका? हाइट का कैरेक्टर है। सच ट्रेट्स आर जनरली कंट्रोल बाय द 3 और मोर जीन्स एंड दस द कॉल्ड द पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और उसी को यदि जो 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को कैरी ऑन करती है तो उसको हम लोग क्या कहते थे सर? पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। थर्ड लव था। चलिए पॉलीजेनिक ट्रेट्स बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीपल जीन्स होते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। आल्सो टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस मूवमेंट। ह्यूमन स्किन वाला देखिए, ह्यूमन स्किन वाला ले रहा है ना, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर द पॉलीजेनिक। ह्यूमन स्किन वाला 2 कैरेक्टर से ज़्यादा, 2 रंग से ज़्यादा दिखाने का प्रयास कर रहा था, तो वो पहले एक को दे दिया कि 2 वाला जो प्रकार है वो दे दिया। अब देखिए ह्यूमन स्किन वाला एक्सेप्शन वाला लेके चल रहा है। फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट्स टू द कंट्रीब्यूट द एलील्स द ईच एलील्स एडेटिव टू द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एलील्स, टू कंट्रीब्यूशन यहाँ से अंडरस्टैंड द बेटर एज्यूमिंग द थ्री जीन्स। जैसे एग्जाम्पल ले लिया ABC स्किन कलर ले लिया, ABC स्किन कलर। द ह्यूमन विथ द डोमिनेंट
ABC आर रिस्पॉन्सिबल, कौन डोमिनेट करेगा कौन नहीं डोमिनेट करेगा वो रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों अलील से एक तरीके से ले लिया गया है, ठीक है, ठीक है। फॉर द डार्क स्किन, कोई डार्क स्किन का भी होते हैं, ठीक है, डार्क स्किन का होता है रिसेसिव फॉर्म, जैसे आप लोग डार्क स्किन हो गए, रिसेसिव फॉर्म्स ABC, ठीक है। तो डार्क के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। द लाइट कलर्स देयर द जीनोटाइप्स विथ द ऑल डोमिनेंट्स, ये द डोमिनेंट, जैसे हम लोग जानते थे कि डोमिनेंट के लिए जो भी रहता तो सब कैपिटल से लिखा जाता था, ठीक है, और जो रिसेसिव रहता तो सब क्या लिखा जाता था, और स्मॉल से लिखा जाता था। तो ये डोमिनेंट के लिए लिख दिया है। अब फिर यहाँ पे देखिए डार्केस्ट कलर के लिए कौन सा एलील्स रिस्पॉन्सिबल हो गए सर, रिसेसिव एलील्स हो गए, तो ये डोमिनेंट वाला हो गया, ये डोमिनेंट वाला हो गया, और ये क्या हो गया सर, रिसेसिव वाला, ये क्या हो गया सर, रिसेसिव वाला, रिसेसिव वाले हो गए। विल हैव दी लाइटेस्ट स्किन कलर, तो एगो लाइटेस्ट हो गया, एगो डार्क हो गया, एगो वाइट हो गया, ऐसे करके याद रखिए कि तीनों मोर देन 2 कलर्स एट द सेक्शन ऑफ द जीनोटाइपिक ऑफ द डोमिनेंट एलील्स और द 3 रिसेसिव एलील्स वी हैव टू इंटरमीडिएट द स्किन कलर। और इसका पॉलीजेनिक का एग्जांपल तुमसे कोई पूछेगा तो स्किन कलर दिमाग में रखिएगा। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ द ईच टाइप्स ऑफ द जीनोटाइपिक और डिटरमाइन द डार्कनेस, लाइटनेस एंड द स्किन कलर इंडिविजुअल। चलिए खत्म करिए। तो एक आ रहा है पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक है जो कि जीन रहेगा, वो मोर देन 1 कैरेक्टर को क्या करेगा सर, कैरी ऑन। एक जीन है, एक जीन होते हैं, एक जीन जो मोर देन 1 कैरेक्टर को क्या करती है सर, मोर देन 1 कैरेक्टर को क्या करती है सर, कैरी ऑन करती है, ठीक है ना, मोर देन 1 कैरेक्टर को कैरी ऑन करते हैं। उसी को अब इन सब हौला हौला जितना था भारी भारी जो हम लोग क्या करनी सर, पढ़ लिया, अब सब इजी इजी है। वी हैव सो फार द इफेक्ट, अब समझने वाला कुछ नहीं है, अब सब रटने वाला है। सिंगल फिनोटाइप्स टू और ट्रेट्स देर आर द फार इंस्टेंस वेयर द सिंगल जीन्स कैन इनहिबिट द मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल जीन है जो कि मल्टीपल फिनोटाइपिक कैरेक्टर एक्सप्रेशन करती है, ठीक है। सच जीन्स कॉल्ड द पीलियोट्रॉपिक जीन्स। दिस इस हम डायरेक्ट आ जाता है, व्हाट इज पीलियोट्रॉपिक, ठीक है, व्हाट इज पीलियोट्रॉपिक आ जाएगा, व्हाट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें उतना नहीं कुछ रहता घुमाने वाला। This underlying the mechanism of the pleiotropy in the most cases affect the genes of the metabolic pathway. Metabolic pathway कहने का मतलब समझ रहे हो ना, वही जो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक वाला जो अपना करते रहते हैं। which contribute towards the different phenotypes, वो different phenotypes करते हैं। at the example of this disease that is called phenylketonuria, ये एग्जाम्पल रखिएगा सर। phenylketonuria किसका एग्जाम्पल है सर, phenylketonuria, कीटोनोरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ पीलियोट्रॉफी। इट मीन्स कि एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर को कैरी ऑन करती है, उससे कोई डिजीज हो जाता है तो ऐसा स्थिति में क्या होता है सर, फिनाइलकीटोनुरिया कहलाता है। विच अकर्स इन द ह्यूमन्स, जो कि कहाँ पे अकर्स करती है, जैसे गांव के लोग खाली एक दो को रोग के नामे जानते हैं, समझ आपको, हैजा, कोलरा, ये सब खाली ये सब नाम ही नहीं जान पाते। फिनाइलकीटोनुरिया दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन, ये होते कैसे है, तो कोई जीन म्यूटेट कर दिया तब होता है। म्यूटेट कर देने कहने का मतलब क्या कि कोई जीन था वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, किसी भी रीजन से वो अपने आप को हाइडिंग रह गया, तो ऐसा स्थिति में जो डिजीज हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा सर, फिनाइलकीटोनुरिया कहेंगे। दैट कोड्स द एंजाइम्स ऑफ द फिनाइल एनालिन हाइड्रोजिलेज, और वो कौन सा एंजाइम्स के कारण नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, तो फिनाइल, बोलिए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीजिलेज, जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन है। सिंगल जीन म्यूटेशन, एक जीन है सर वो ही क्या कर गया सर, म्यूटेट कर गया। म्यूटेट करने का करने मतलब कि जैसे लुका छुपी हम लोग खेलते हैं ना, तो कैसे कहते हैं, लुक ही है, उसी प्रकार से तुम नहीं दिखा सामने वाला आदमी को, इसी प्रकार से इसको एक्सप्रेस करना था, खुद ही एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, अपना गुड कैरेक्टर नहीं दिख पाया। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस कैरेक्टर बाय द मेंटल रिटार्डेशंस और रिडक्शन ऑफ द स्किन पिगमेंटेशन। तो ऐसा स्थिति में होता क्या क्या है सर, मेंटल रिटार्डेशन, कुछ दिमागी हालत भी खराब हो जाते हैं। रिडक्शन हेयर, बाल को गिरना, रिडक्शन बाल को घटने लगना हो जाना, और स्किन पिगमेंटेशन, किसी को स्किन पे पिगमेंटेशन यानी कि स्किन से रिलेटेड कुछ डिजीज हो जाता है। तो सोचिए फिनाइलकीटोनुरिया कितना खराब डिजीज है ये, यदि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है तो फिनाइलकीटोनुरिया कहलाएगी। और क्या क्या हो सकता है सर, कि मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, रिडक्शन ऑफ हेयर, रिडक्शन बाल को भी गिरना हो सकता है, और स्किन पिगमेंटेशन, स्किन में भी कुछ डिजीज हो सकता है, हाँ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये देखने में लग रहा है बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में क्या है सर, बड़ा है।
तो जैसे इंसान अच्छे नहीं बन सकते। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन का, ठीक है। तो मैकेनिज्म होता है सच डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन द पजल्स, एक पजल्स होते हैं, एक तरीका से 50-50 जो चांस होते रहते हैं, ठीक है। बिफोर द जेनेटिक्स दिस इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक और क्रोमोसोमल मैकेनिज्म सच डिटर्मिनेशन कैन बी द ट्रैक्ड बैक टू द सम एक्सपेरिमेंट carried out in insects in the fact of the cytological observations made in the number of the insects to lead the development of the concept of the genetic क्रोमोसोमल बेसिक से डिटर्मिनेशन। हिंकिंग 1891 में, हिंकिंग 1891 में could the trace to the specific nuclear structure all these the spermatogenesis in the few insects and it was observed himself by the 50%। 50% होते हैं स्पर्म का होते हैं और 50% होते हैं जो कि डिड नॉट रिसीव द by Hanking named the X body, ठीक है। बट इट कुड द सिग्निफिकेंट और द फर्दर क्या इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रहे हैं कि ये साइंटिस्ट जो कि 50% बोल रहे हैं कि एक डिटर्मिनेशन है, एक होता है कि नहीं डिपेंड करते, एक होता है डिपेंड करते हैं। यही सब बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ डिटर्मिनेशन हम लोग अगर कहिए तो हम लोग हाथी से पढ़ लें क्या, इसमें देखिए यही इतना बताया गया है और यही मेन है, समझ रहा आपको, इसी से क्वेश्चन भी आता है। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ही ऑब्जर्व्ड एट द लार्ज नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स। तो ये देखे क्या कि एक्स क्रोमोसोम है जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में इंसेक्ट्स में पाया जा रहा है। मैकेनिज्म ऑफ द 100, देखिए ये आया होता ना कल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 100 है जो कि किसका है, हनी बी करने का मतलब कि किसका है, इंसेक्ट्स का है, इंसेक्ट्स का। इन ऑल द एक्स बियर द एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द अदर द क्रोमोसोम द ऑटोजोम्स, और बाकी जो है जो ऑटोजोम्स वाला है। ऑन द अदर हैंड द सेम एग्जांपल ऑफ द बियर का मेल गैमेट्स एंड एक्स क्रोमोसोम वेयर एज द सम डू नॉट एक्स, जो एक्स को नहीं प्रोड्यूस करते हैं। एक फर्टिलाइज द स्पर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम बिकम्स द फीमेल फर्टिलाइज द नॉट द एक्स क्रोमोसोम। बिना लिख के समझाया नहीं जा सकता, मैं समझाता हूँ, सुनिए क्या कह रहा है कि इंसेक्ट्स वाला ले लिया गया, तो इसमें 100 ले लिया गया, ठीक है ना, 100 ले लिया गया, क्यों, क्योंकि बहुत सारे में एक्स देखा गया और वो इस तरीके से ले लिया गया। फिर अब बात कर रही है ह्यूमंस के अनुसार से बताने का प्रयास कर रहा है, किसको अनुसार से बताने का प्रयास कर रहा है, ह्यूमंस के अनुसार से बताने का प्रयास कर रहा है। ये एम है, ये एफ है, ठीक है। तो इसको मैं ये रखते हैं, ठीक है, इसको मैं ये रखते हैं, ठीक है। तो ये पजल के टाइप के हो जाता है कि ऐसे होते हैं, ये ना होते हैं, ये होते हैं। तो ये 50% हुआ कि नहीं हुआ, 50% क्या है, अब 50% क्या है, क्या है कि नहीं। अब इसी को अब लिख रहा पूरा यहाँ तक के, आगे हम बोलते हैं डू यू द मेल एंड फीमेल आर इक्वल, हाँ इक्वल चांस है। देखिए 50-50% अभी लिखे ना, इक्वल चांस है, कहाँ से मेल एंड फीमेल आर इक्वल ड्यू टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स, इट वाज द डिस्टिंग्विश ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। इसी को क्या करना है, सेक्स क्रोमोसोम देयर द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स वेयर द नेम्ड ऑटोजोम्स ग्रास होपर। देखिए क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ये बोला था कि ग्रास होपर में कौन सा होते हैं, तो 100 होते हैं। ग्रास होपर में कौन होते हैं सर, 100 होते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ, एक पर नहीं हर साल आएगा, तुम्हारा भी बोर्ड में आएगा ये भी क्वेश्चन। ये हो गया, कुछ क्वेश्चन फिक्स कर दिया गया है बोर्ड में, सुनिए बात को। इन्वॉल्व द मेल्स एंड द एक्स क्रोमोसोम एंड द ऑटोसोम्स वेयर द कुछ है नहीं इसमें, पता नहीं। These are the observations to the lead investigation of the specific to understand this mechanism of the sex determination if the number of the other insects और mammals, insects और mammals की बात कर रही है तो उसमें क्या होता है, XY टाइप का होता है। किस टाइप का होता है सर, XY टाइप का होता है। डिटर्मिनेशन इन द सी वेयर द बोथ, किस में, बोथ दोनों में होते हैं, मेल एंड फीमेल में दोनों XY होते हैं। कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जैसे XY दोनों सेम ही है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है। जैसे ह्यूमंस में क्या है कि XX होते हैं फीमेल्स के पास और XY होते हैं मेल के पास, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिसको पास XY मेल के पास है और फीमेल के पास भी क्या है सर, XY ही, वो बोलना चाह रहा है बोथ है अमंग देम